कूलिंग अगर ओवर एंड अंडर साइज हो गई तो ऑपरेशन डेटा सेंटर के अंदर वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, उसको मैनेज करना कई दफ़ा इम्पॉसिबल हो जाता है और इसके रिजल्ट में आपका बिजनेस ब्रेक डाउन कर सकता है और डेटा सेंटर के ब्रेक डाउन कई दफ़ा बिजनेस क्लोजर्स पे ले जाता है। ये क्रिटिकल कंपोनेंट को आप किस तरह से बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपना राइट टेक्नोलॉजी पार्टनर चूज करना पड़ेगा और कंसल्टेंट आपको जो है वो हायर करना पड़ेगा। DW टेक्नोलॉजीज आपको डेटा सेंटर की एंड टू एंड कंसल्टेंसी से लेके डिप्लॉयमेंट और डेटा सेंटर बिल्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन में आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डेटा सेंटर। और डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको पता है, तो उसके अंदर हम आज सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर बात करेंगे। वो डेटा सेंटर की कूलिंग जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, कौन कौन से इसके मेथड होते हैं कूलिंग के। क्यों कि डेटा सेंटर के अंदर जो मेन फ्यूल है आपका वो है एनर्जी, और बिजली जो है वही सबसे ज़्यादा आपको कॉस्ट करता है। उसमें आप किस तरह से एफिशिएंसी के साथ कूलिंग को प्रोवाइड कर सकते हैं डेटा सेंटर में और अपने इक्विपमेंट को किस तरह से सेव रख सकते हैं। आज हम इन सारी चीज़ों पे बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ है मुनीब ख्वाजा, जिनको आप पहले से ही जानते हैं, हमारी दूसरी वीडियोस में भी डेटा सेंटर की वीडियो और इससे पहले हमने डेटा सेंटर सर्टिफिकेशंस की बात की थी। तो आज हमारे साथ दोबारा मुनीब ख्वाजा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि डेटा सेंटर की कूलिंग सिस्टम जो है वो चाहे वो छोटे लेवल का डेटा सेंटर हो या बड़ा हो या कमर्शियल हो, उसमें किस तरह के कूलिंग सिस्टम हम लगाना चाहिए हमें, और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, मॉडर्न भी हो, और उनसे हम कम से कम हमारी जो है वो डेटा सेंटर जो कि मेन फ्यूल है इलेक्ट्रिसिटी, वो कम से कम खर्च हो। जी बिल्कुल। सो देखिए, जैसे आपने खुद थोड़ा सा इंट्रो में बात किया, डेटा सेंटर के जब हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर दो अहम कंपोनेंट्स हैं, एक पावर है और दूसरा कूलिंग है, जिसको हम हीट रिमूवल भी कहते हैं। अब जितना हमारा आईटी इक्विपमेंट है, वो सर्वर हो, स्टोरेज हो, ये नेटवर्क का इक्विपमेंट है, ये इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है और फिर उसके बदले में हमें उसकी परफॉर्मेंस देता है। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है उसका जो बाय प्रोडक्ट है, या जो आप कहें कि उसका जो वेस्ट है, वो हीट है। यानी अगर आप देखिए कि अगर मेरा एक डेटा सेंटर है जिसमें मैं 10 किलोवाट की एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो तकरीबन इतनी ही 10 किलोवाट की हीट वो जनरेट कर रहा होगा। यानी आम आदमी के समझने के लिए या आईटी के लोगों के समझने के लिए इसको आसान कर दिया कि अगर 1 किलोवाट की पावर कंजम्पशन हो रही होगी डेटा सेंटर में, तो 1 किलोवाट की हीट रिमूवल या 1 किलोवाट की कूलिंग मुझे दरकार होगी। अब मेरे डेटा सेंटर की रिलायबिलिटी के जो दो फैक्टर हैं पावर से हटने के बाद, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन फैक्टर जो है वो कूलिंग है या हीट रिमूवल है, क्योंकि हमारा ये जितना इक्विपमेंट है ये एक मखसूस दर्जा हरारत पे काम करता है। वो उसको बहुत बढ़ने से भी इसको मसला है और उसको एक हद से कम होने पे भी इसको मसला आ सकता है। यानी इक्विपमेंट खराब हो सकता है, मैल फंक्शन कर सकता है, कंप्लीटली डैमेज हो सकता है, या अनफोर्सीन किस्म की मुझे एरर्स और डाउन टाइम दे सकता है किसी भी वक्त अनएक्सपेक्टेडली। अब कूलिंग की जब हम बात करते हैं तो कूलिंग से हम आम लोग जो कि ट्रॉपिकल वेदर्स में रहते हैं या हॉट कंट्रीज में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान है जिसके बहुत से इलाके जो हैं उसमें काफ़ी लंबा गर्मियों का सीज़न, समर सीज़न होता है, तो वो एक कंडीशनिंग से तो बहुत फेमिलियर है और वो ये बहुत एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा यार आज गर्मी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमने कूलिंग का टेम्परेचर यहाँ से लो कर दिया टेम्परेचर, और वो उसने मेरे कमरे में कूलिंग को बढ़ा दिया। ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है और ये नॉर्मली यही प्रैक्टिस लोग डेटा सेंटर्स के हवाले से भी ख्याल करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मामला फ़र्क है। जो इंसान है वो, जैसे हमने एक दफ़ा पहले कूलिंग की बात करते कहा था कि कूलिंग के दो हिस्से हैं, एक को हम लेटेंट कूलिंग कहते हैं और एक को हम सेंसिबल कूलिंग कहते हैं। लेटेंट कूलिंग में एक्चुअली मैटर की फॉर्म चेंज करता है और सेंसिबल कूलिंग जो है वो सिर्फ कूल करता है,
कंपोनेंट का मैटर की फॉर्म चेंज नहीं करता, या आप ये ख्याल करिए कि लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड इस तरह के फॉर्म में उसको चेंज नहीं करता। इंसान जो है ये बेसिकली दोनों तरह की हीट जनरेट करते हैं, यानी सेंसिबल हीट भी जनरेट करते हैं और लेटेंट भी करते हैं। बिकॉज जैसे आपने देखा होगा हम परस्पायरेशन करते हैं, हमें पसीना आता है, इसका मतलब उसमें एक नमी का एलिमेंट है। जो हमारा आईटी इक्विपमेंट है ये सिर्फ सेंसिबल हीट जनरेट करता है। अब इसका मतलब ये है कि मुझे इसके लिए एक ऐसा कूलिंग यूनिट चाहिए। सेंसिबल हीट जब जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है, और जब ये काफ़ी देर जब इस्तेमाल ये हीट आती रहेगी तो फ़ज़ा में से मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाएगा। जब फ़ज़ा में से मॉइस्चर कम होगा तो मेरा जो आईटी इक्विपमेंट को मुझे इस्तेमाल करना है, ये दोनों, एक तो अपने से तो हीट ये जनरेट कर रहा है, सेंसिबल कूलिंग इसको मॉइस्चर को जनरेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरा आईटी इक्विपमेंट को चलाने के लिए डेटा सेंटर के स्टैंडर्ड्स को ASHRAE एक वर्ल्ड वाइड बॉडी है, जैसे सर्टिफिकेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, इस तरह वो गाइडलाइंस कूलिंग के लिए देता है। तो ASHRAE ने फिर गाइडलाइंस मुकर्रर कर दी कि मेरे आईटी इक्विपमेंट को या डेटा सेंटर के इक्विपमेंट को या डेटा सेंटर के अंदर मुझे किस किस्म का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक तो टेम्परेचर कि मुझे कितने दर्जे का टेम्परेचर चाहिए, इधर सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में, जहां भी आप उसको देखते हैं, और दूसरा ह्यूमिडिटी लेवल। ह्यूमिडिटी का मतलब कि फ़ज़ा में कितनी नमी चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड उसने ये डिफाइन कर दी। तो आईटी इक्विपमेंट को और डेटा सेंटर को चलाने के लिए वो जो ASHRAE की गाइडलाइन है वो 24 से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कहते हैं कि हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ये नई गाइडलाइन है। और 50 से लेके 55 तक या 50 से लेके 60% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो डेटा सेंटर के लिए ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि इस हवाले से अगर देखें तो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एयर फ्लो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आईटी इक्विपमेंट है वो अगर आप देखें फ्रंट टू बैक एयर फ्लो करता है। इसका मतलब है कि जब जैसे आईटी इक्विपमेंट काम कर रहा है उसके अंदर हीट जनरेट हुई, अब उसका टेम्परेचर कम करने का तरीका ये है कि उसके जो अंदर बिल्ट इन फैन है वो सामने से एयर लेते हैं और वो सिस्टम पे से गुजरती हुई बोर्ड पे से जब बाहर निकलती है तो वो हीट को साथ ले जाती है और इस तरह से वो इक्विपमेंट को ठंडा करता है, जो कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हाथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विपमेंट काम नहीं करेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके साथ साथ हमने ये भी कहा कि हमें खास नमी या ह्यूमिडिटी इसमें चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो भी आईटी इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। यानी ये जो स्टैंडर्ड है इससे ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो आईटी इक्विपमेंट ख़राब इसलिए होगा कि ये कंडेंसिंग करेगा। जब कंडेंसिंग करेगा तो मोस्ट लाइकली है कि ये एक तो इक्विपमेंट पे क्रोजन कर सकता है, दूसरा ये कि अगर डस्ट पार्टिकल कहीं से आ गया तो ये दो कॉन्टेक्ट्स जोड़ देगा और सिस्टम बर्न कर सकता है। इसके वाइस वर्सा अगर नमी एक हद से कम हो जाएगी तो फिर स्टैटिक चार्ज पैदा हो जाएगा और स्टैटिक चार्ज पे होने से भी इक्विपमेंट फेल कर सकता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें तो मुझे यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को तो एक खास दर्जे पे रखना ही था। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात जो है वो एयर फ्लो है, क्योंकि मुझे खास हवा की मिकदार चाहिए, वो उस मिकदार में अवेलेबल होगी तो वो इक्विपमेंट में से गुजर के पीछे जाएगी और उसको ठंडा कर सकती। अगर वो ये नहीं हो रहा होगा तो होगा ये कि आप कमरे में जब आएंगे या डेटा सेंटर के सर्वर रूम में आएंगे तो आपको वहां पे दर्जा हरारत टेम्परेचर ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको लगेगा सिस्टम मेरा ठीक काम कर रहा है, लेकिन आपका सिस्टम रिपोर्ट कर रहा होगा एरर, जिसको आम डेटा सेंटर के दौरान में कहते हैं हॉटस्पॉट बन रहे होंगे, और एक रैक होगा वहां पे आपको ये मसला आ रहा होगा और दो रैक के ऊपर नहीं आ रहा होगा। तो ये मसला जो है ये ना तो आपके कूलिंग सिस्टम की खराबी की बात कर रहा है या उसकी कोई कमी की बात नहीं कर रहा है, ये असल में ये बता रहा है कि जो हमारा एयर वॉल्यूम है वो वहाँ पूरा नहीं है, कम से कम उस एरिया में वो एयर वॉल्यूम पूरा नहीं है जो कि उस तक जा सके। तो इसलिए डेटा सेंटर में जब कूलिंग डिज़ाइन होती है तो ये 3 पैरामीटर के ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और एयर फ्लो को सबसे ज़्यादा। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ये जो हॉटस्पॉट बन रहे होते हैं ये कूलिंग कैपेसिटी की वजह नहीं होती, असल में हमारा एयर फ्लो में अगर हम मिसाल ले रहे हैं कि रेस फ्लो हो रहा है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, वो पहले पूरा था वो अब कम हो गया है, या अगर हम कोई इससे दूसरी किस्म की कूलिंग पूछ रहे हैं उसकी पोजीशनिंग कम हो गई है, या हमने जो लोड था डेटा सेंटर के रैक में उसको कहीं तब्दील कम ज़्यादा किया है,
तो उसकी वजह से मेरे वॉल्यूम में चेंजेस आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि डेटा सेंटर के कूलिंग के डिज़ाइन में 3 इंपॉर्टेंट 3 बातें जो हैं वो टेम्परेचर है, दूसरा ह्यूमिडिटी लेवल है और तीसरा एयर फ्लो है। तो इसको बहुत अहमियत हासिल है और इसको बहुत ध्यान से फिर डिज़ाइन करना पड़ता है। एक और चीज़ है जिसको साथ साथ ध्यान रखना चाहिए, वो ड्यू पॉइंट है। और वो हर डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर जो अपनी प्रोडक्ट करता है उसने ड्यू पॉइंट भी बताया होता है कि कहाँ पे इसका ड्यू पॉइंट किस लेवल के ऊपर, उसके भी लेवल्स ऐसे दिए हुए हैं और इक्विपमेंट भी डिफाइन करा होता है कि आप इतना टेम्परेचर ये मेंटेन करेंगे तो ड्यू पॉइंट को कैसे मैनेज करेगा। तो ये एक चौथी चीज़ है, लेकिन ये 3 बहुत कॉमनली ज़रूर चीज़ें। तो ये तो आ गया कि हमारे क्या चीज़ें देखने के इंपॉर्टेंट के तरीके हैं। फिर उसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होनी शुरू हुई। पहले डेटा सेंटर बन रहे थे, डेंसिटी कम थी और हमने जो डेटा सेंटर पहले देखे उसमें हम जाते थे तो एक रेस फ्लोर होता था और उसकी साइडों पर बड़े कूलिंग यूनिट लगे होते थे और जो ठंडी हवा है या जो कोल्ड एयर है वो रेस फ्लोर के नीचे से आ रही थी। वो जो एयर कंडीशनिंग यूनिट थे वो एयर का वॉल्यूम रेस फ्लोर के नीचे बिल्ड करते थे और फिर उसमें परफोरेटेड टाइल थी, यानी वो टाइल्स जिनके अंदर आपने देखा होगा कि सुराख रैक्स के आगे पड़ी होती थी, उनमें से हवा निकल रही है और फिर वो इक्विपमेंट तक जा रही है। तो ये वाला सिस्टम आज भी, अगर अब मेरा डेटा सेंटर लो डेंसिटी के ऊपर है तो मैं पेरीमीटर कूलिंग पे जाऊंगा तो मुझे काफ़ी एफिशिएंट रहेगी और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑल्दो ये बहुत एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब हम इस तरह से कूलिंग कर रहे होते हैं तो इसमें होता ही है कि अब हमारे पास रूम का लोड भी इसमें शामिल हो जाता है, यानी अब जो वॉल्स हैं उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, वॉल्यूम को हमें बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो एक बड़ा कमरा होगा। और देन ऑब्वियसली आईटी इक्विपमेंट जो मेरा रैक्स में लगा है उसका भी हम ध्यान कर रहे होते हैं। तो इसमें कूलिंग लो लोड के हद तक ये सफिशिएंट रहेगी, किसी हद तक एफिशिएंसी बेहतर रहेगी, लेकिन बहुत एफिशिएंसी बेहतर नहीं रहेगी। लेकिन अगर मैं इसी में रहते हुए, इसी तरीके पे रहते हुए मैं यहाँ कोल्ड आयल कंटेनमेंट कर दूँ रेस फ्लोर के साथ, तो मेरी एनर्जी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी मेरा कम एनर्जी इस्तेमाल करके बेहतर कूलिंग कर सकूँगा। और मेरा जो हीट, क्योंकि मैंने हॉट और कोल्ड को मिक्स होने से बचा लिया, तो कूलिंग यूनिट को जितनी अच्छी हॉट रिटर्न एयर मिलती है वो उतना बेहतर कॉइल इंप्रूव करा होता है सर्टेन एक्सटेंट तक अपनी कैपेसिटी के हवाले से। अगर कोई ये बात कहे तो वो कहता है अच्छा इसका मतलब है कि मैं तो रिटर्न एयर 100 कर दूं, लेट्स से 10 डिग्री, तो मेरा बहुत कॉइल जो है बहुत ज़्यादा कूलिंग देना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यस, ये ऐसा है एक लिमिटेड हद तक जहाँ पे मेरे कूलिंग कॉइल की कैपेसिटी मुझे अलाउ करती है, तो उसको उसके मुताबिक डिज़ाइन किया जाता है कि मेरा कितना लोड होगा, मेरी कितनी हीट सेंसिबल हीट आ रही है और कितनी मुझे सेंसिबल कूलिंग प्रोवाइड करनी है। तो ये एक तरीका तो ये है कि हम उसको कोल्ड आयल यहाँ पे कंटेनमेंट कर लें। वैसे मैं यहाँ एक चीज़ अर्ज करता चलूँ, इसको हम किसी बार दोबारा करेंगे। कंटेनमेंट के 9 तरीके। तो हाँ, यहाँ तक लोगों ने 2 बातें सुनी है कि हॉट आयल कंटेनमेंट होती है, कोल्ड आयल कंटेनमेंट है। हॉट एंड कोल्ड आयल कंटेनमेंट ही होगी, लेकिन हॉट और कोल्ड आयल कंटेन करने के 9 तरीके। हाँ, ये सिर्फ 2 तरीके नहीं है कि जो हमें नजर आता है कि मैंने एक इधर से बंद कर दिया कोल्ड आयल लगा के और मैंने रो बंद कर दी और फिर मैंने हॉट आयल कंबाइन करके बंद कर दी। तो ये एक मैंने बरसबील तस्करा यहाँ पे कर दिया, इसकी भी तफसील में नहीं जाती। अब हम नॉर्मली अब जो जैसे आईटी इक्विपमेंट जो है इसकी कैपेसिटीज बढ़ती जा रही है, कंप्यूट कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोसेसर बहुत पावरफुल आ गए हैं, नीड बहुत बढ़ गई है, स्पेस की यूटिलाइजेशन में एनर्जी एफिशिएंसी की और कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अब रैक की डेंसिटी बढ़ गई है और जब हम मीडियम डेंसिटी पे चले जाते हैं या मीडियम हाई डेंसिटी पे चले जाते हैं तो और हमारा डेटा सेंटर का साइज जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, आप उसको स्मॉल और मीडियम डेटा सेंटर के अंदर देख रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर हमारे लिए बेहतर तरीका ये है कि हम क्लोज लूप, इन रो कूलिंग भी इसको लोग कहते हैं और इसको इन द रो कूलिंग भी कहते हैं, उसको इस्तेमाल कर लें। अब ये इन रो कूलिंग का मतलब है कि जो कूलिंग यूनिट है ये आपके रैक की ही शक्ल का होता है, वो यानी उसी तर्ज का 42U या जैसे आप अपना IT रैक लेते हैं तो उसी की शक्ल का है और इसको रैक्स के दरमियान में प्लेस कर दिया जाता है। अब ये इस तरह नहीं है कि रैंडमली प्लेस कर देंगे, ऑब्वियसली एक डेटा सेंटर को डिज़ाइन करते हैं, फिर उनके इसी तरह वही एयर फ्लो के पैटर्न्स को देखते हैं और उसका CFD एनालिसिस करके ये देखते हैं कि ये मुझे फर्ज कीजिए 100 किलोवाट का लोड है तो मुझे, और मेरे 20 रैक हैं, तो इसकी डिवीजन कैसे बनेगी, मेरे 4 यूनिट लगेंगे, 3 लगेंगे, क्योंकि ये भी मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होते हैं। और
जब हम ये कर रहे हो मीडियम डेंसिटी में और इन रो कूलिंग यूज़ कर रहे हो, तो फिर बेहतर एफिशिएंसी का तरीका लाने का ये है कि मैं हॉट ऑयल को कंटेन करूँ। हॉट ऑयल को कंटेन करके फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि हमने हॉट ऑयल को और कोल्ड ऑयल को आइसोलेट कर दिया। अब हॉट ऑयल वहाँ पर मैंने कैप्चर की, और अब वो क्योंकि बैक पे हॉट ऑयल इक्विपमेंट की भी आके आ रही है, वहीं से वो कैप्चर करेगा कूलिंग यूनिट और उसको देन सप्लायर में न्यूट्रलाइज करके कूल करेगा और फ्रंट से सप्लाई कर देगा। अब जितनी अच्छी मुझे हॉट एयर मैंने कंबाइन करके जमा की होगी, मेरी कूलिंग कैपेसिटी उतनी बढ़ जाएगी। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि एक किसी का 600 mm की रैक साइज वेट्स का कूलिंग यूनिट लगाया, वो कहता है कि इसकी रेंज काम करती है 30 से लेके 42 किलोवाट तक, यानी 30 से 42 किलोवाट तक। अब वो सेम मशीन है तो इसमें क्या, इसमें कुछ बढ़ा रहे हैं? नहीं। फिर आप देखिएगा कि जब भी कोई ये बात करे या कोई कहे कि मेरा ये कूलिंग यूनिट जो है ना ये 50 किलोवाट की कूलिंग यूनिट देगा, तो उसको ये यूज़र को भी आज समझ आना चाहिए कि उसका अगला सवाल हो कि इसका रिटर्न लोड क्या होगा, क्योंकि कई दफ़ा जो आप डिज़ाइन करते हैं उसका रिटर्न लोड वो है ही नहीं। तो इसका मतलब है कूलिंग की वो परफॉर्मेंस आई नहीं, या आपको वो यूनिट चाहिए नहीं, आप उससे नीचे वाले पे भी गुजारा कर सकते हैं, आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे ना करें। तो वो पूरी एक टेबल होती है कि कितना रिटर्न लोड कितने टेम्परेचर का आ रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर उसको 23 के सेंटीग्रेड का रिटर्न टेम्परेचर मिल रहा है तो वो शायद 30 किलोवाट आउटपुट दे रहा होगा कूलिंग की। वो 23 से बढ़ के 30 हो गया तो वो 40 दे रहा होगा, और अगर वो 42 हो गया तो वो फिर उस वक्त 45 देता है। तो फिर उसको ये देखना है, वो एनालिसिस मांगे उस डिज़ाइनर से कि क्या जो हमने लोड डिज़ाइन किया है वो पीछे 42 किलोवाट दे देगा। अगर वो नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं और ज़्यादा पावर की बात कर रहे हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है। उसको देखना ये है कि मेरी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर बच रही है और मुझे साइज़ कहाँ पे करना है। अब जब हम क्लोज लूप कूलिंग में, इन रो कूलिंग में आते हैं, तो आप देखिए कि हमारे सप्लाई और रिटर्न के जो कूलिंग पाथ है वो हमने मिनिमाइज़ कर दिए। उससे मेरे फैंस, क्योंकि फैंस सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहे होते हैं, तो वो मेरे फ़ैन की एनर्जी कंजम्पशन दूर हुई। देन उनको टेक्निक्स इस्तेमाल कर लेंगे जो वेरिएबल स्पीड फैंस ले आए, तो वो अपने एयर फ्लो के मुताबिक वहाँ पर अब एयर फ्लो एडजस्ट कर रहे होंगे, और इनकी प्लेसमेंट भी एयर फ्लो के मुताबिक की जाती है। इसलिए मैंने ये कहा कि लो डेंसिटी में इन रो कूलिंग इसलिए एफिशिएंसी इतनी साबित नहीं होगी कि क्योंकि अब इस मशीन की एयर फ्लो की लिमिटेशन होती है एज कम्पेयर टू पैरामीटर कूलिंग के हवाले से। तो अगर मेरा लो डेंसिटी के रैक है, इसका मतलब नंबर ऑफ रैक ज़्यादा है, तो मुझे कई दफ़ा इन रो कूलिंग लगानी पड़ेगी कैपेसिटी की वजह से नहीं। यानी मुझे 50 किलोवाट की हीट रिमूवल चाहिए थी या कूल एयर या सेंसेबल कूलिंग चाहिए थी, वो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मेरी मशीन की एयर फ्लो पूरी नहीं है। तो इसका मतलब है मुझे एक दूसरी मशीन ऐड करनी पड़ेगी सिर्फ एयर फ्लो मैनेज करने के लिए, जो बात हमने पहले की। और हॉट ऑयल कंटेन करके ऑब्वियसली हम एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर करें। अब एक और दूसरी बात इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें मेरे बहुत एक रूम है और मैंने पहले वो कोई प्लान डेटा सेंटर नहीं है, और वो एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर में मुझे हॉटस्पॉट आ रहा है, तो रेट्रोफिट भी कर सकते हैं। यानी हम हॉट और कोल्ड ऑयल दोनों कंटेन करके सिर्फ उसी हिस्से को मैनेज कर सकते हैं, बाकी सिस्टम को हम लो डेंसिटी के हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं। ये तफसील इसकी मैंने जस्ट जिक्र कर दिया कि इनकी तफसील फिर फैलती जाती है। तो ये 2 से 3 बुनियादी बातें। पाकिस्तान के अंदर डेटा सेंटर के जो साइज़ है, अगर आप कंपेयर करें जो ग्लोबली इस वक्त सिनेरियो, तो हम एक्चुअली स्मॉल और मीडियम डेटा सेंटर के अंदर फॉल करते हैं। हम लार्ज और हाइपर स्केल तक तो अभी गए ही नहीं। अब कूलिंग की जो बेसिक एक तो है बेसिकली टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी ऑफ डिज़ाइन। अब ये जो इनरो है, पैरामीटर है, ये डिज़ाइन की बात है। अब जो टोपोलॉजीज़ थी, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो VFD और VFD फ़ैन है जो हम डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन जो कोर टोपोलॉजी है वो कूलिंग में आज भी हीट रिमूवल के वो 3 ही मीडियम है, यानी एयर टू एयर और लिक्विड टू एयर, ठीक है, और चिल्ड वाटर सिस्टम्स, या आप कहते हैं वाटर कूल्ड सिस्टम। तो ये टेक्नोलॉजी अगर आप पैरामीटर कूलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या कंफर्ट करें तो ये तो वही रहते हैं। अब आगे टोपोलॉजीज़ एंड देन डिज़ाइंस आ जाते हैं मेरे हीट रिमूवल वगैरह के। सो अब वो ये रहा कि DX सिस्टम हम यूज़ करते हैं जो कि मीडियम डेटा सेंटर की हद तक ठीक करते हैं। DX का मतलब है जो गैस बेस्ड सिस्टम है, यानी वो एयर एक्सचेंज करते हैं बाहर में, और हमने गैस जो आप अपने घरों में कंप्रेसर देखते हैं और
आपने सुना होगा गैस लीक हो गई और हम रीफिल करते हैं, वही हम यहाँ प्रेसिडेंट कूलिंग में भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंट कूलिंग में जब हम डीएक्स सिस्टम इस्तेमाल करते हैं और कंप्रेशन क्योंकि करनी पड़ती है तो ये ज़्यादा एनर्जी हंगरी है, लेकिन हम ये कोल्ड आयल और हॉट आयल कंटेन करके इनकी एफिशिएंसी बढ़ा के तो एनर्जी को कंज्यूम करने से कम करते हैं। तो एक तो टेक्निक ये इसके ऊपर अवेलेबल है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हम अगर हमारा साइज़ थोड़ा सा 30-40 रैक के ऊपर जा रहा है और मैं 100-200 किलोवाट की एनर्जी उस पर जा रहा हूँ, तो फिर हम चिल्ड वाटर पे हमें जाना चाहिए। चिल्ड वाटर सिस्टम इज नाउ उससे हम बहुत और कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पंप्स और मोटर्स जो होते हैं वो कंप्रेसर से बहुत कम करते हैं, और चिल्ड वाटर वो बाहर चिलर जो है वो बहुत छोटी कंजम्पशन कर रहा है, और चिल्ड वाटर उससे बेहतरी एफिशिएंसी ला सकता है। और जो PUE का लफ्ज़ आप सुनते हैं, जो कि एक मैट्रिक्स है जो बताती है कि आपका डेटा सेंटर कितनी अच्छी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, एफिशिएंसी आउटपुट दे रहा है। एक बात जहन में रखिए कि PUE या पावर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, जो कि बेसिकली रेशो है टोटल एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी अगेंस्ट जो IT की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो ये इसका नंबर जितना कम होगा उतना अच्छा। इसका मतलब आप 1.6 टारगेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था, अब लोग 1.2 को अचीव करना चाहते हैं, तो ये DX से मुमकिन नहीं है। ये नॉर्मली वाटर बेस्ड सिस्टम या चिल्ड वाटर सिस्टम से इस्तेमाल हो गए। हम इसको समराइज करते हैं ताकि लोग कर सकें। अभी और एनर्जी एफिशिएंट अगर ऐसे इलाके जहाँ पर मेरा आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो एक सर्टन हद तक अवेलेबल रहता है, कम रहता है और काफ़ी दिनों में रहता है, तो वहाँ हम फ्री कूलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री कूलिंग एक हाइब्रिड सिस्टम होता है। फ्री कूलिंग का ये मतलब नहीं है कि बाहर अगर फर्ज कीजिए कि मरी है और बर्फ़ पड़ती है तो आप समझे कि वो मैं हवा उठाऊंगा और सीधी अंदर दे दूंगा। वो हवा आएगी, वो एक सिस्टम से गुजरेगी, वो आप गुजार सकते हैं, लेकिन फिर उसके बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बिकॉज आप ह्यूमिडिटी को कैसे मैनेज करेंगे। बाहर मौसम एकदम चेंज हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, उसके साथ डस्ट के पार्टिकल आ रहे हैं तो क्या करेंगे। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है कि ये सिर्फ वहाँ पर हीट जो बाहर एक्सचेंज करना है उसके मीडियम को इस्तेमाल करें। वो हीट उठा रहा है, वो फिल्टर से गुजर के आ रही है और फिर वो कॉयल के ऊपर से गुजर के आप तक पहुँचती है फैन में, तो वो अंदर कंडीशन एयर ही आ रही है। लेकिन बाहर आप कोई कंप्रेशन यूज़ नहीं करे, कोई चिल्ड वाटर यूज़ नहीं करे, किसी किस्म का मैकेनिकल सिस्टम अभी यूज़ नहीं करे बाहर के तौर पे। लेकिन वहाँ ये कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो ये इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम होते हैं, इनके अंदर अब दूसरा सिस्टम साथ अवेलेबल है जो DX की बेस पे हो सकता है, जो चिल्ड वाटर की बेस पे हो सकता है। वहाँ पर फिर ये होता है कि जब वो बाहर से टेम्परेचर चेंज हो तो फिर वो दूसरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अब ये फ्री कूलिंग जो है ये कम से कम 500 रैक का डेटा सेंटर है, या मैं 0.5 मेगावाट यानी 500 मेगावाट, नॉट मेगावाट मतलब 500 किलोवाट तो और 1 मेगावाट तक जा रहा हूँ, तो फिर ये एक्चुअली अगर आप देखें तो बेस्ट वैल्यू दे पाता है। बहुत छोटे सिस्टम में अभी कॉस्ट जो है वो इसके साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इतना बेहतर नहीं निकलता। अभी दुनिया में और क्योंकि डेटा सेंटर के साइज बढ़ते जा रहे हैं तो फैन वॉल सिस्टम इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि डेटा सेंटर लार्ज है। लेकिन फैन वॉल सिस्टम आज भी जो अवेलेबल है वो 250 किलोवाट का एक यूनिट है। इसका मतलब जब आप मेगावाट के सिस्टम पे जा रहे होते हैं तो आप इन सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फैन वॉल सिस्टम के पीछे भी फिर वही चिल्ड वाटर सिस्टम हम यूज़ करें ताकि एनर्जी को एफिशिएंट किया जाए। इसके अलावा लिक्विड कूलिंग की बहुत बात हो रही है और लिक्विड कूलिंग अब इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया। अब लिक्विड कूलिंग मल्टीपल लेवल पे है। एक वो इक्विपमेंट है जिसको लिक्विड कूल करके कूल कर रहा है, जिसको फिर बाहर से कूलिंग की रिक्वायर्ड सर्वर आ रहे हैं जो लिक्विड कूल है। फिर ऑब्वियसली लिक्विड कूल में फिर हम वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सिंगल स्टेज भी है और डबल स्टेज भी है। ये सिस्टम टेक्निक है। पूरे सबमर्ज सिस्टम भी है, देन फ्लूइड कूल सिस्टम भी इस्तेमाल है, फ्लूइड में मर्ज करके भी करें। तो ये सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही हैं, ये भी मेच्योर नहीं हुई हैं। अब बहरहाल कमर्शियली अवेलेबल होनी शुरू हो गई है। थोड़ी एक्सपेंसिव है इनको मैनेज करने का, थोड़ी खासकर ये जो लिक्विड कूलिंग है इसको ज़रा मैनेज करने के लिए ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड है। और पाकिस्तान में आपको देखने के लिए नहीं मिलती कि अभी हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द रैक्स एंड साइज ऑफ द डेटा सेंटर वो जो है वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि हम इनकी तरफ जा सके। तो ये एक समरी है जो कूलिंग की और हॉट एंड कोल्ड आयल के उसके ऊपर है। तो अब और मौका मिला तो हम वो बताएंगे कि वो 9 टेक्निक्स हॉट एंड कोल्ड आयल की क्या है, कि जिससे पर्पस क्या है हॉट एंड कोल्ड आयल को आइसोलेट करने का, एफिशिएंसी बढ़ाना। एफिशिएंसी बढ़ाने से क्या होगा कि एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा। एनर्जी का इस्तेमाल कम होगा तो इसके मल्टीपल फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा तो यूज़र को ये है कि वो अपने ओपेक्स को कम करेगा, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंस कम करेगा क्योंकि उसकी बिजली कम करेगी। दूसरी बात ये है
कि जो अब दुनिया में हम नेट ज़ीरो अचीव करना चाहते हैं या कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, तो जितना कम हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे, और बहुत सी एनर्जी क्योंकि फॉसिल फ्यूल से बनती है या हम नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, हम उनको जब कम इस्तेमाल करेंगे तो हम एनवायरनमेंट के साथ भी बेहतरी लाएंगे एंड देन ग्लोबली उस चीज़ का पार्ट बन जाएंगे कि हम कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं और इसकी तरफ लेके जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ये एफिशिएंसी और ये चीज़ें लेके आते हैं और इसको कंटेन करते हैं, तो आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बाकी सारे रिसोर्सेज भी अपने। तो ये एक समरी है कि हम कूलिंग की ये 2-3 टेक्निक्स कॉमनली जेनेरिक हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, एयर फ्लो क्यों इम्पॉर्टेंट है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई हैं, गाइडलाइन हमने बताया एशरे की इस्तेमाल हो रही हैं, हम भी उसी को इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबली भी वही इस्तेमाल हो रही हैं। तो उनको मत, वहाँ पर भी उन्होंने भी इस गाइडलाइंस को इम्प्रूव किया टेम्परेचर्स को। पहले हम डेटा सेंटर को सप्लाई एयर और ज़्यादा ठंडी दिया करते थे, जिसका मतलब एनर्जी और इस्तेमाल होती थी। आज इक्विपमेंट जो है वो भी और बेहतर सस्टेनेबल हो गया कि वो बेहतर टेम्परेचर्स के ऊपर, टेम्परेचर से ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे काम करता है। तो हम इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखिए कि अगर कूलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा है तो भी नुकसानदेह है, कम है तो भी नुकसानदेह है, ना सिर्फ आपके ओपेक्स के ऊपर बट आपके इक्विपमेंट के लिए और आपकी अवेलेबिलिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। और एक बात हमेशा ज़हन में रखिए कि पावर को फिर मैनेज किया जा सकता है। कूलिंग अगर ओवर एंड अंडर साइज हो गई तो ऑपरेशन डेटा सेंटर के अंदर वो एक बहुत बड़ा हैजर्ड है, उसको मैनेज करना कई दफ़ा इम्पॉसिबल हो जाता है और इसके रिजल्ट में आपका बिजनेस ब्रेक डाउन कर सकता है। और डेटा सेंटर के ब्रेक डाउन कई दफ़ा बिजनेस क्लोजर्स पे ले जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम हीट जो है वो ऑलरेडी मेंशन नहीं होती है कि अगर उस हीट ज़्यादा हुई तो वो डेटा लॉस भी हो सकता है आपका। जी हाँ, और मैं भी कहना कि फेलियर किसी भी किस्म का डेटा सेंटर में, अगर आपको दुनिया में आप केस स्टडी उठा के देखें तो कई डेटा सेंटर के फेलियर ने टोटल बिजनेस को क्लोजर दे दिया है, क्योंकि एक डाउन टाइम की दफ़ा मिलियंस ऑफ डॉलर पे इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो ये इसलिए कूलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए और कूलिंग डिज़ाइन को बहुत अच्छी तरह रिव्यू करना चाहिए, और कस्टमर को भी चाहिए कि वो अपनी नीड्स को डिटरमिन करे और उसको रिव्यू करे और आने वाले डिज़ाइन पर भी क्वेश्चन करे और इस चीज़ को मेक श्योर करें कि वो कूलिंग राइट साइज है और हाईली अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच मुनीफ साहब। बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट डेटा सेंटर का आपने और बहुत कम वक्त में बहुत डिटेल में किस तरह हम पावर जो है अपनी सेव कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडर्न सिस्टम्स कूलिंग के वो जो आजकल चल रहे हैं वो आपने हमें बताया। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी और ये एक कंपोनेंट था सिर्फ डेटा सेंटर का जिसको हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किया। और वैसे तो आपको पता ही है कि डेटा सेंटर का जो जितने भी कंपोनेंट है सारे ही क्रिटिकल हैं। ये क्रिटिकल कंपोनेंट को आप किस तरह से बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपना राइट टेक्नोलॉजी पार्टनर चूज करना पड़ेगा और कंसल्टेंट आपको जो है वो हायर करना पड़ेगा। DWP टेक्नोलॉजीज आपको डेटा सेंटर की एंड टू एंड कंसल्टेंसी से लेके डिप्लॉयमेंट और डेटा सेंटर बिल्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि जो है आपकी डेटा सेंटर की जो डिप्लॉयमेंट है वो 100% तरीके से बगैर किसी गैप के और एफिशिएंटली जो है आप डिप्लॉयमेंट कर सके। तो डेटा सेंटर एक बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन और मजीद चीज़ों को हम पावर पे भी बात करेंगे और डेटा सेंटर की मुख्तलिफ चीज़ों जो रहती हैं उन पर मजीद हम बात करेंगे ताकि आप डेटा सेंटर की पूरी नॉलेज हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।